कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आप अपने इंग्लिश क्लास का भी इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो क्लास होने वाला है बच्चे, आज की इस क्लास में हम लोग पनोरमा पार्ट 2 बुक से लिया गया चैप्टर प्रो सेक्शन से चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द पेस फॉर लिविंग, मतलब जीने की रफ्तार। और बच्चे इसका एक लेक्चर हम लोग कल के क्लास में कर चुके थे और आज इसका बच्चे पार्ट 2 होने जा रहा है। कल पार्ट 1 में हमने जो चैप्टर के जो राइटर होते हैं, इन चैप्टर के राइटर कौन है, आर.सी. हचिंसन साहब, हमने इनके बारे में जानकारी ले लिया था। उसके बाद हमने चैप्टर में एंट्री लिया था। चैप्टर में बताया गया था कि जीने की रफ्तार जो है ना वो कैसी होनी चाहिए, है ना। इसमें जो राइटर है आर.सी. हचिंसन साहब अपने आप को एकदम स्लो थिंकर बताते हुए कहते हैं कि मैं इस आधुनिक जमाने में मैं अपने आप को स्लो थिंकर मानता हूँ। हालांकि मुझे भी अच्छा लगता है कि जब मैं, है ना, गाड़ी को स्पीड में चलाता हूँ, या मुझे भी अच्छा लगता है कि भाई टाइम को बचाना, लेकिन आज के इस दौर में इंसान ये टाइम बचाने के चक्कर में इंटरटेनमेंट में रहना भूल गया है, मतलब मनोरंजन करना भूल गया है। उन्होंने एक डबलिन शहर में एक नाटक देखा था, एक प्ले देखा था, जिसमें एक एल्डरली कॉर्न मर्चेंट था, एक भुट्टा का व्यापारी था, जिसका भतीजा उसको धोखा दे रहा था बिजनेस में, और जिसकी वाइफ हर हॉलीडे पर, हर छुट्टी पर 10 यूरोस पैसे खर्च कर देती थी। तो कुल मिलाकर जीने की जो रफ्तार थी ना, उसे वो पीछे था और अपने आप को बहुत ज्यादा दुखी मानता था वो। ओके, ये कैसे हम इस आधुनिक जमाने में अपने आप को हम सर्वाइव कर पाएंगे। तो राइटर ने इस एग्जाम्पल को देते बताया कि इस नाटक में वो आदमी बहुत ज्यादा चिंताओं से घिरा हुआ था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हम इस आधुनिक जमाने में कदम से कदम मिला के नहीं चल सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं, हमें भी बदलते हुए समय के साथ अपने आप को, है ना, हमें भी अपने साथ जमाने के साथ चलना चाहिए हमें भी। ओके, तो बच्चे कल हमने इतनी बातें कल के क्लास में हमने करी थी। ओके, और आज के इस बच्चे क्लास में हम लोग क्या करते हैं, कुछ कल के लिए गए कुछ चैप्टर्स, है ना बच्चे, चैप्टर्स के कुछ टॉपिक बच्चे बचे हुए थे, तो आज हम लोग उस चैप्टर को कंप्लीट करने जाते हैं। ठीक है, चलिए। बच्चे कल हमने पैराग्राफ बाय पैराग्राफ हमने आपको पढ़ा दिया था। ओके, अब बात आती है कहाँ पर, एक लास्ट पैराग्राफ बच्चे बचा हुआ था। ओके, कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, है ना, कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि ऑब्वियसली वी स्लो थिंकर्स आर टेरिबली हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग, है ना। हमने कल पढ़ा था कि हम जो स्लो थिंकर्स हैं, राइटर अपने आप को एक धीमी गति वाले विचारक मानते हैं। अपने आप को कहते हैं कि आज के इस जमाने में ना जो लोग जिंदगी को एकदम फास्ट गति से नहीं जी सकते हैं, समझिए कि वो आज के जमाने में क्या है, वो तो हैंडीकैप है, वो क्या है, वो अपंग है इस जमाने के लिए। हमने आपको एग्जांपल भी दिया था, कहते हैं बट व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ इज नॉट सो मच द प्रैक्टिकल यूज ऑफ वंस माइंड एज इट यूज ऑफ फॉर एंजॉयमेंट। लेकिन हमें भी इतना भी दिमाग को इतना फास्ट के पीछे नहीं लगा देना है, मशीनों के पीछे नहीं लगा देना है कि हम अपने लाइफ में एंटरटेनमेंट को ही करना भूल जाए, मतलब हम अपने लाइफ में मनोरंजन को साइड ना करें, है ना, फास्ट जमाने के चलते। अब बच्चे यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। उसके बाद बात आती है क्या, इन्होंने फिर एग्जाम्पल दिया था। ओके बच्चे, यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। कहते हैं कि एज एन एग्जाम्पल, कि अपने आप को राइटर आखिर कैसे इतना स्लो थिंकर बताते हैं, इतना स्लो थिंकर बताते हैं कि मतलब कि हम इतना धीमी गति वाले विचारक कितने हम कैसे हो गए हैं, है ना, ये इतना अपने आप को बताते हैं। अब बच्चे देखिएगा, एग्जाम्पल दिया है कि एज एन एग्जाम्पल When I go to the cinema, एक बार की बात है, ये सिनेमा देखने गए थे, कौन, तो आर.सी. हचिंसन साहब क्या गए थे, सिनेमा हॉल गए थे सिनेमा देखने के लिए। वहां बताते हैं कि आई फाइंड माई सेल्फ इन अ होपलेस फॉग, यहाँ फॉग नहीं, फॉग। ओके, जहां पर मैं अपने आप को, सिनेमा जब मैं देख रहा था ना, तो मैं अपने आप को उस होपलेस, उस नाउम्मीद एक फॉग की तरह अपने आप को मैं महसूस कर रहा था। नाउम्मीद फॉग, फॉग बोलने का मतलब कुहासा। ये जैसे कैसे जब ठंड का मौसम होता है तो एक कुहासा सा छा जाता है, जहां वहां पर होता है कि आगे आदमी कुछ नहीं देख पाता है, मतलब ऐसा लगता है कि अब इसके आगे कुछ है ही नहीं। तो कैसे एक होपलेस फॉग होता है, एक नाउम्मीद कुहासा होता है, तो मैं भी अपने आप को वैसा ही महसूस कर रहा था जब मैं सिनेमा देखने गया था। अब ऐसा क्यों, तो कहते हैं एंड आफ्टर 2 or 3 मिनट्स, क्या कहते हैं ये, और जब मैं सिनेमा देखने बैठा था तो हर 2 मिनट या 3 मिनट के बाद आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ फॉर एनलाइटनमेंट। कहते हैं सिनेमा तो मैं देख रहा था, लेकिन सिनेमा देखते थे मुझे कुछ कहानी वगैरह समझ में नहीं आ रही थी, तो हर 2 से 3 मिनट के बाद मैं अपनी वाइफ के सामने मुड़ता था, उसकी तरफ देखता था और मैं उससे पूछता था कि अब कौन सा सीन चल रहा है यहाँ पर, अब क्या हो रहा है कहानी में, अब क्या हो रहा है। मतलब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कितना फास्ट, इतना तेज गति में सिनेमा को दिखाया जा रहा था। ओके, मतलब सिनेमा आज के जमाने के बारे में दिखाया जा रहा था। अब जैसे एग्जाम्पल आप सेट कर सकते हैं, जो पहले जमाने, जैसे हमारे दादाजी हो गए, है ना, या आपके दादाजी हो गए, उनको अगर आज के जमाने की अगर फिल्म दिखाने बैठ जाइएगा ना, सस्पेंस वाला फिल्म, चाहे एकदम फास्ट वाला फिल्म, जैसे कभी सीन
यहाँ से वहां चल गया, सीन ऐसे वैसे हो गया, तो उनको ये सब फिल्म समझ में नहीं आएगा। आप समझ जाएगा क्योंकि आप ही जमाने से बिलोंग करते हैं, है ना। सिनेमा में दिखाया जा रहा है कि कैसे, है ना, यहाँ पर देखिए बैंक को लूट लिया गया, कैसे इंटरनेट की मदद से चोर को पकड़ लिया गया, तो ये सब चीजें इतना फास्ट तरीके से दिखाया जाता है आज की फिल्मों में कि दादाजी जो हमारे उस जमाने के हैं उनको समझ में नहीं आ पाएगा, बट हम लोग तुरंत उसको कैच कर लेंगे। तो यही चीज इनके साथ भी ऐसा हो रहा था। तो बार बार इनको अपनी पत्नी से पूछना पड़ता था कि इन्होंने क्या पूछा अपनी पत्नी से, आई विस्पर, मैंने फुसफुसाया, उसके कान में पूछा कि इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द बिगिनिंग, कहते हैं क्या ये वही लड़की है, क्या ये वही हीरोइन है जिसको हमने सिनेमा के शुरुआत में देखा था। एंड शी विस्पर्ड बैक, और तब मेरी पत्नी मुझे वापस कहती थी, चुपके से बोलती थी धीरे से, कि नो देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म, नहीं आप गलत हैं, ये वो लड़की नहीं है। इस फिल्म में टोटल 3 लड़कियां हैं। कितनी हैं? 3 गर्ल्स हैं, 3 लड़कियां इस फिल्म में, 3 हीरोइन इसमें है। अ टॉल ब्लॉन्ड है, अ शॉर्ट ब्लॉन्ड है, और क्या है, एंड अ मीडियम साइज ब्रूनेट है। कहने का मतलब एक लंबी गोरी लड़की है, एक थोड़ा सा नाटी कद की लड़की है गोरी सी, एंड अ मीडियम साइज ब्रूनेट, और एक श्यामल रंग की है। क्या है? एक थोड़ी सी श्यामल रंग की हीरोइन है। मतलब टोटल 3 इसमें लड़कियां हैं। कॉल देम ABC, आप इनको चाहो तो A, इनको B और इनको C के नाम से बुला सकते हो। यह पत्नी उनकी उनको कह रहे हैं, बता रहे हैं इनको, राइटर को। द हीरो इज दैट मैन, और वो जो लड़का आता है ना वो हीरो है, वो हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स इनडोर्स, वो लड़का जो बार बार जो घर के अंदर आता है और जो अपनी टोपी को उतारता है, जो बड़ा सा टोपी पहने हुए है उसको जो लड़का उतारता है ना, असल में वही लड़का इस फिल्म का हीरो है। ये पत्नी समझा रही है किनको, राइटर को, जो इस चैप्टर को लिखे हैं। जब वो सिनेमा देखने गए थे उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनको लगता है बार बार कि एक ही लड़की है क्या, यही बार बार आती है क्या सामने, बट यहाँ 3 लड़कियां थी इस फिल्म में, और वो आदमी जो बार बार टोपी उतारता है जब वो घर के अंदर आता है तो वो इस फिल्म का हीरो है। ये सब कहानी उनको समझ में आ ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा धीमे विचारक थे, अपने आप को ये स्लो मानते थे, ये नए जमाने के साथ अपने आप को ना कैचअप नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनको ऐसा लग रहा था। ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विद गर्ल्स BCA, कहते हैं, और ये जो हीरो है ना, ये इन तीनों लड़कियों के प्यार में पड़ा हुआ है। इस फिल्म में ये जो हीरो है वो तीनों लड़कियों से प्यार करता है। मतलब जिससे सबसे पहले प्यार करता है वो B है, उसके बाद C है, उसके बाद A है। मतलब जो हीरो है वो सबसे पहले ये जो श्यामल रंग की लड़की है ना, ये यहाँ पर ये शॉर्ट ब्लॉन्ड, ये मतलब जो छोटे कद की लड़की है उससे पहले प्यार किया, उसके बाद जो श्यामल रंग की लड़की है जो थोड़ी सांवली है उससे प्यार किया, उसके बाद फिर ये जो लंबी लड़की है उससे प्यार किया। मतलब लड़कियों को क्रमशः वो BCA के, है ना, वो प्यार कर रहा था, इन दैट ऑर्डर। एंड सो इट प्रूव्स टू बी, और अंत में कहानी में ऐसा ही होता है जैसा उनकी पत्नी बता रही थी ना, वैसा ही कहानी के अंत में भी होता है, और मुझे बहुत देर बाद समझ में आता है। तो इसलिए राइटर अपने आप को स्लो थिंकर मानते हैं, एकदम धीमी गति वाले विचारक मानते हैं, क्योंकि उनको एक फिल्म भी समझ में नहीं आता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहते हैं कि ये जमाने का जो फिल्म मैं देख रहा था ना, उसमें अपने आप को फॉगलेस, एकदम होपलेस फॉग मान रहा था। ऐसा लग रहा था मैं क्यों सिनेमा देखने चला आया, इसमें आज के जमाने का सब कुछ दिखाया जा रहा है ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ये इन्होंने ये एग्जाम्पल दिया ये बताने को कि कैसे मैं अपने आप को स्लो थिंकर मानता हूं। ओके, आगे बच्चे कहते हैं यहाँ कि देयर यू हैव अ माइंड। देखिए कहते हैं क्या है कि देखिए हर इंसान के पास अपना एक दिमाग है, ठीक है, विच हैज ट्रेन्ड इटसेल्फ टू वर्क इन हाई गियर, और हर इंसान अपने आप को ना, अपने दिमाग को एकदम पूरा ट्रेनिंग दे चुका होता है जिस माहौल में वो रहता है। जैसे अगर किसी को कोई आज का जमाने का कोई आज लड़का है, ठीक है ना, जो आज मतलब इस जमाने में जन्म हुआ है, लेकिन उसको ना कभी मोबाइल दिखाया गया, ना कभी कंप्यूटर दिखाया गया, ना कभी उसको कभी किसी मशीन के सामने ले जाया गया, तो क्या लगता है आपको, क्या वो इस जमाने के अनुसार जी पाएगा? नहीं, जिस माहौल में उसको ढाला गया वो उसी माहौल के अकॉर्डिंग वो जी पाएगा। ऐसा है, ऐसा होता है। यहाँ देखिए, तो हर किसी के पास एक अच्छा दिमाग है, उसने ट्रेनिंग दे रखा है अपने काम के हिसाब से। ओके, वो चाहे तो अपने दिमाग को एकदम हाई गियर में चला सकता है ना, तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट कैन वर्क इन अदर गियर्स। हालांकि दिमाग है, कभी वो हाई गियर में काम करे चाहे लो गियर में काम करे, दिमाग तो इंसान के पास होता ही होता है। वो डिपेंड करता है कि वो किस माहौल में वो जी रहा है, ये बताना चाहते हैं। ओके, अदर गियर्स जस्ट एज वेल, बट माई पॉइंट इज दैट, लेकिन मेरा यहाँ अपना विचार क्या है कहने का, कि दैट मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट इन द सिनेमा, मेरे साथ सिनेमा देखने जितने भी लोग गए थे ना, मेरे साथ जितने भी, फेलो पेशेंट बोलने का मतलब मेरे साथ जितने लोग भी सिनेमा देखने गए थे, वो सब के सब सिनेमा को समझ पा रहे थे, क्योंकि उनका जो सोच था ना वो फास्ट था। एक मैं था जिसको सिनेमा समझ में नहीं आ रहा था। तो सिनेमा डू थिंक फास्ट इनफ टू कीप अप कंफर्टेबली विद रैपिड चेंजेस ऑफ सीन्स एंड एक्शन। मतलब सिनेमा के अंदर में जैसे जैसे सीन बदल रहा था जितना तेजी में, ओके, वैसे वैसे उनका दिमाग भी आराम से सीन को समझ ले रहा था। कौन? जो मेरे साथ सिनेमा देखने गए थे वे लोग। इसका मतलब है कि इंसान के हर किसी के पास दिमाग है। कुछ लोग तेज गति में अपने दिमाग को लगाते हैं, कुछ लोग लो गति में दिमाग को लगाते हैं। They think much faster than people did 30 years ago। कहते हैं जितने लोग भी सिनेमा देखने गए थे ना, उन सारे सीन को समझ जा रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि 30 साल पहले लोगों की तुलना में वे लोग जो सिनेमा देखने गए थे कहीं ज्यादा तेज गति में दिमाग को चला पा रहे थे और सिनेमा को समझ रहे थे, मतलब सोच पा रहे थे। ओके,
पॉसिबली बिकॉज दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट नाउअडेज, कहते हैं और ये संभव है, ऐसा है कि वो लोग जो तेज आज के जमाने में जो तेज गति से नहीं सोच पाएंगे, इन द हाई स्ट्रीट नाउ, आज के जमाने में, ठीक है, आज के जमाने में जो लोग तेज गति से नहीं सोचते हैं, नाउअडेज मेनी नॉट गेट जेंडर चांस इन दिस वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल। कहने का मतलब जो इस जमाने में नहीं सोच पाएंगे आज के जमाने के साथ में, वो समझिए कि उनको दूसरा मौका नहीं मिलेगा आज के जमाने में सोचने के लिए। मतलब जैसे जैसे जमाना बदल रहा है, हमें भी अपने आप को, अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा उस जमाने के साथ में। ओके, चलिए तो बच्चे ये रहा इस चैप्टर का यहां पर इसका मतलब, ठीक है, ठीक है बच्चे। अब यहां पर ये चैप्टर फिनिश होता है और इस चैप्टर से लिए गए जो कुछ इंपॉर्टेंट जो ग्लोसरी थे, जो वर्ड पावर थे बच्चे, ये आपके सामने दिया गया है। जहां लिखा गया है डिकी, डिकी मतलब होता है कमजोर दिल वाला, और ये डिकी कौन था? वो कॉर्न मर्चेंट था, वो भुट्टा का व्यापारी था। उसके बाद फैंसीफुल, इसका मतलब बहुत ज्यादा कल्पना किया हुआ। डिस्पेयर का मतलब निराशा, एनचेंटिंग का मतलब जादू करने की शक्ति होना, इलस्ट्रेशन मतलब उदाहरण, एडोर का मतलब सम्मान करना, मानना, सुपरफिशियल का मतलब ऊपर ऊपर का, और प्रेजुडिस का मतलब पूर्वाग्रह करना, मतलब पहले से बता के रखना। ओके, डेवास्टेटिंग का मतलब होता है बच्चे बर्बाद होता हुआ। ब्लॉन्ड का मतलब वो गोरी लड़की जिसके बाल रंगीन और आंखें नीली हों। ब्रूनेट का मतलब वो लड़की जिसके बाल भूरे या काले हों। ओके, यहां बच्चे देखिए कुछ क्वेश्चन किया गया है, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। हम कहते हैं बच्चे कि 10th क्लास में हमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को ज्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ शॉर्ट आंसर टाइप को ज्यादा ध्यान देना है। हाँ आपके बच्चे, हाँ ठीक है, बिल्कुल बच्चे, यहाँ जो भी आपके रहेंगे चैप्टर सबका हिंदी वर्जन साथ में दिया रहेगा। जैसे हम कल भी कराए थे चैप्टर में, तो उसका हिंदी वर्जन साथ में रहेगा, है ना, तो साथ में हिंदी वर्जन जाएगा ना। ये देखिए, तो शॉर्ट आंसर याद रहे बच्चे तो इतना ही 10th क्लास में इनफ है, मतलब काफी है। हमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं लगाना। पता है क्यों? क्योंकि देखिए और भी आपके सब्जेक्ट हैं, और भी आपके सब्जेक्ट हैं, है ना, जिसमें आपको अच्छा करना है। लेकिन इंग्लिश में हमें बस इतना कर लेना है कि हमारा मार्क्स कम से कम 80 प्लस होना चाहिए। समझ गए? इतना हमें करके जाना है, ताकि जो साइड से जो इंग्लिश का जो मार्क्स लिखा होता है वो देखने में अच्छा लगना चाहिए, खराब नहीं लगना चाहिए। तो उसके लिए जो भी आपका चैप्टर्स रहेगा, सबसे पहले उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ज्यादा फोकस कीजिएगा, और उसके बाद उस चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिएगा। लॉन्ग पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। बाकी हम लोग एस्से लिखना सीखेंगे, हम लोग लेटर राइटिंग लिखना सीखेंगे, हम लोग नोटिस लिखना सीखेंगे, सब सब्जेक्टिव पार्ट आपका अच्छा जाएगा। समझ गए ना? तो ज्यादा दिमाग भी हमको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में नहीं लगाना है। ओके, पीडीएफ कैसे निकालते हैं, नोट्स कैसे बनाते हैं बच्चे? नोट्स तो आपके पास जाएगा यार चैप्टर का बन के, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत है भी नहीं, ठीक है ना। आप ज्यादा टाइम इसमें ज्यादा वेस्ट मत कीजिए। 10th क्लास का इंग्लिश के लिए नोट्स आपके पास जाएगा A4 साइज का, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। अब जितना देर आप टाइम दीजिएगा इसको नोट्स बनाने में, उतनी देर में आप मैथ सॉल्व कर लीजिएगा, उतनी देर में आप साइंस पढ़ लीजिएगा, उतनी देर में आप एसएसटी का तैयारी कर लीजिएगा। तो बच्चे इंग्लिश में हमको दिमाग उतना ही लगाना है जितना कि हमें चाहिए, मतलब 80 प्लस के लिए, जिसके लिए एक क्लास इनफ होता है, ठीक है ना। बच्चे क्वेश्चन क्या गया कि वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए। वेयर का मतलब होता है कहां, क्या होता है? कहां। वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले, राइटर ने, राइटर मतलब कौन? आरसी हचिंसन साहब। आरसी हचिंसन साहब ने देखा था, क्या देखा था? वॉच मतलब देखना, क्या देखा था? नाटक को। कहां देखा था? कहां देखा था? आंसर होगा द राइटर वॉच्ड। हमने कहा जब जब क्वेश्चन में डिड हो तो आंसर में V2 से आंसर देना पड़ता है। देखिए यहां वॉच है, यहां हमने वॉच्ड कर दिया, क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन पूछने का तरीका वैसा था। तो द राइटर वॉच्ड द प्ले इन डबलिन। आपको याद होगा राइटर ने नाटक कहां देखा था, तो हम कहेंगे डबलिन में देखा था। अब देखिए इसी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में भी डाल देगा कि राइटर ने नाटक को कहां देखा था, 4 ऑप्शन दे देगा, डबलिन दे देगा, है ना, कुछ और कंट्री का नाम दे देगा। आपका आंसर क्या होना चाहिए? डबलिन। डिड क्या होता है? डिड बच्चे एक स्ट्रक्चर है, क्योंकि जब भी कोई कहानी खत्म होती है तो कहानी से क्वेश्चन लिया जाता है ना, तो वो पास्ट की ओर चल जाता है कि राइटर ने कहानी में नाटक कहां देखा था। तो देखा था मतलब कोई काम किया था, तो पास्ट में जब कोई काम हो चुका होता है ना, उसका क्वेश्चन बनाने का जो तरीका होता है उसमें डिड यूज किया जाता है। तो ये पहचान दिलाता है कि जब क्वेश्चन में डिड हो तो आपका आंसर देने का तरीका V2 में होना चाहिए। ओके ओके, यहां देखिए बच्चे क्वेश्चन 2 में समझते हैं। वो कहते हैं हु वॉज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। कहते हैं नाटक में मुख्य किरदार कौन था, जो मुख्य पात्र था वो कौन था। जब जिस राइटर ने आरसी हचिंसन साहब जिस नाटक को देखने गए थे डबलिन शहर में, उसमें जो नाटक में जो मुख्य कैरेक्टर था, जो मुख्य पात्र था, वो एक भुट्टा का व्यापारी था, एक उम्रदराज भुट्टा का व्यापारी था। वो उसका नाम हम लोग कैसे कहेंगे अंग्रेजी में? कहेंगे देखिए बच्चे हु वॉज, कौन था। तो जब जब हु से सवाल पूछे तो सीधे उसका नाम लिखिए जो था। कह रहा है कौन था, हम लिखेंगे एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, मतलब एक उम्रदराज भुट्टा का व्यापारी था। कहां? द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले, नाटक में मुख्य पात्र था। कौन था? सीधे कौन का आंसर दे दीजिए, हो गया हमारा आंसर यहाँ पर, है ना, कॉर्न मर्चेंट। अब इसी क्वेश्चन को क्या करेगा आपसे? ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, इसलिए कहते हैं ऑब्जेक्टिव से पहले सब्जेक्टिव को पढ़ना जरूरी होता है।
ओके, प्रिंस सर क्लास कब लेंगे बच्चे? प्रिंस सर क्लास बहुत जल्दी लेने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट वन, डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड? कहते हैं, एक सवाल, सिंपल सवाल किया गया। देखिए, जब भी किसी सेंटेंस का, जब भी किसी क्वेश्चन का पहला वर्ड अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, हेल्पिंग वर्ब बोलने का मतलब होता है, हेल्पिंग वर्ब बोलने का मतलब क्या होता है ना? जैसे कि इज हो गया, जैसे कि आर हो गया, एम हो गया, वॉज हो गया, वर्ड हो गया, है ना, डू हो गया, चाहे डज हो गया, डिड हो गया। अगर लगता है आपको कि एक ऐसा क्वेश्चन इसका पहला वर्ड हेल्पिंग वर्ब है, तो समझ जाइए उसका आंसर सबसे पहले यस और नो में आपको देना होता है। सबसे पहले यस और नो में देना होता है। यहां देखिए, नो पूछा कि क्या राइटर को पसंद नहीं है रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड? क्या हर क्षेत्र में राइटर को क्या तेज गति पसंद नहीं है जीवन का? तो राइटर ने कहा था कि, राइटर ने क्या बोला था ना, ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है, मतलब मुझे पसंद है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए कि नो। क्या बोलेंगे? सीधे नो लिख के कॉमा देंगे। जब जब हमारा क्वेश्चन एन से स्टार्ट होगा, उसका आंसर अगर हाँ होगा तो यस, नहीं होगा तो नो, और फिर कॉमा देंगे। ठीक है ना? नो, द राइटर डजंट डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड, है ना? क्या हम कहेंगे? द राइटर, राइटर को, ऐसा नहीं है राइटर को, है ना, ऐसा नहीं कि राइटर को पसंद नहीं है ना, राइटर को पसंद ऐसा नहीं है हर फील्ड में तेज मतलब गति वाले जीवन। तो हम कह सकते हैं, राइटर ने अपने बारे में खुद कहा था कि ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है, तो कहते हैं द राइटर डजंट डिसलाइक। यहां क्या लिखा हुआ है? डिसलाइक। डिसलाइक मतलब क्या होता है? पसंद नहीं करना। तो ऐसा नहीं कि राइटर को पसंद नहीं है हर फील्ड में तेज गति। ओके, उनको पसंद है। इन विच सिचुएशन, कहते हैं कौन सी स्थिति में, किस स्थिति में डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा? अपने आप को जब ये सिनेमा देखने गए थे तो अपने आप को किस स्थिति में मान रहे थे? इनको कहानी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो अपने आप को कैसा मान रहे थे? तो अपने आप को देखिए क्या कहते हैं, द राइटर फाइंड्स हिमसेल्फ। देखिए, जब भी क्वेश्चन में डज आता है चाहे डू आता है, तो उसका आंसर यहां पर V1 या V5 में देना होता है। जब क्वेश्चन में डिड आता है तो आप यहां पर V2 कर देते हैं। आंसर देने का तरीका यही होता है, ग्रामर सही तरीके से। ओके, और जब डू या डज होता है बच्चे, तो आपका आंसर यहां पर V1 या V5 में देना होता है। ओके, द राइटर फाइंड्स हिमसेल्फ होपलेस। द राइटर फाइंड्स हिमसेल्फ होपलेस। अपने आप को राइटर कैसा महसूस कर रहे थे? एक होपलेस फॉग की तरह, मतलब एक नाउम्मीद कुहासा की तरह अपने आप को फील कर रहे थे। कहां? तो इन द सिनेमा, जब वो सिनेमा हॉल में बैठे हुए थे तब। ठीक है, बबलिन नहीं बच्चे, डबलिन। डबलिन एक शहर का नाम है। ओके, डबलिन बच्चे, बबलिन नहीं है, डबलिन है। सिचुएशन का मतलब होता है स्थिति, क्या कौन से सिचुएशन में आप हैं, किस स्थिति में आप हैं, वही पूछा गया। तो जब राइटर सिनेमा देखने गए थे तो अपने आप को कौन सी स्थिति में, अपने आप को कैसी स्थिति में वो महसूस कर रहे थे? तो अपने आप को एक नाउम्मीद कुहासा की तरह महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कि सब जगह धुंधला हो गया हो, सारे लोगों को फिल्म समझ में आ रहा है, खाली वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा था उनको। ओके, नेक्स्ट वन, हाउ डज द राइटर क्लासिफाई हिमसेल्फ एज अ थिंकर? देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन क्या गया, हाउ डज। यहां देखिए बच्चे, फिर डज आया है, इसका मतलब यहां भी आपका आंसर V1 या V5 में होगा। ठीक है, हाउ डज, कैसे राइटर अपने आप को, मतलब खुद को, है ना, एक विचारक के रूप में क्लासिफाई करते हैं, बताते हैं। यहां क्या हो गया? अपने आप को राइटर किस तरह के विचारक, किस तरह के थिंकर, किस तरह के विचारक के रूप में बताते हैं? तो हम कह सकते हैं द राइटर क्लासिफाइज। देखिए, V5 का यूज किया गया है ना, यहां डज आया है, इसलिए यहां पर आंसर में V5 का स्टार्ट किया हमने। द राइटर क्लासिफाइज हिमसेल्फ। द राइटर क्लासिफाइज हिमसेल्फ। राइटर खुद को बताते हैं क्या, कैसा विचारक बताते हैं? तो अपने आप को एज अ स्लो थिंकर बताते हैं, मतलब धीमी गति वाले विचारक अपने आप को मानते हैं। अपने आप के बारे में वो यही बताते हैं कि हम धीमी गति वाले विचारक हैं, हम आज के जमाने के साथ हमारा जो माइंड है वो सेट नहीं हो पा रहा है। ओके, हिमसेल्फ का मतलब होता है बच्चे खुद को। देखिए, जिस वर्ड में सेल्फ लग जाता है ना, जिस वर्ड में सेल्फ लग जाता है, उसका मतलब हो जाता है खुद। क्या होता है? या तो खुद को या तो फिर खुद ही, है ना, मतलब स्वयं को चाहे स्वयं ही, इसका हिंदी होता है। ठीक है, आगे देखिए बच्चे, यहां क्वेश्चन क्या गया कि राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। राइटर ने जो नाटक देखा था उसमें जो एक मेन कैरेक्टर था, भुट्टा का व्यापारी जो था, उसके बारे में कुछ बात बताइए, कुछ बातें बताइए। क्या बोला? राइट अ फ्यू सेंटेंसेस, मतलब कुछ सेंटेंस लिखिए इसके बारे में। तो देखिए, द चीफ कैरेक्टर वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट इन द प्ले। नाटक में जो मुख्य किरदार था उसका वो कौन था? तो एक भुट्टा का व्यापारी था, जो कि कहां से बिलोंग करता था? तो एक आयरिश कंट्री टाउन से बिलोंग करता था, मतलब आयरलैंड में, आयरलैंड वाले में कोई शहर है जहां पर वो बिलोंग करता था। ठीक है, आयरिश कंट्री टाउन में। ही वॉज अ मैन ऑफ मेनी एंग्जाइटीज। उस भुट्टा व्यापारी के बारे में क्या बोला गया था कि वो कैसा इंसान था? तो ही वॉज अ मैन ऑफ मेनी एंग्जाइटीज, मतलब वो चिंताओं से घिरा हुआ व्यक्ति था। वो, उसके जीवन में बहुत सारी चिंता चल रही थी। ओके, वो चिंताओं से घिरा हुआ इंसान था। हिज हार्ट वॉज डिकी। उसका दिल जो था बहुत कमजोर था, मतलब वो मन से बहुत कमजोर इंसान था। हिज हार्ट वॉज डिकी। डिकी मतलब होता है वीक, मतलब कमजोर होता है, तो वो मन से कमजोर था।
और हिज नेफ्यू वाज चीटिंग हिम, उसका भतीजा उसको धोखा दे रहा था बिजनेस में। हिज वाइफ हैड द फैंटास्टिक नोशन, और उसकी पत्नी इतनी ज्यादा खर्चीली थी ना, कैसी थी वो, एकदम खर्चीली नेचर की थी, फैंटास्टिक नोशन की थी, मतलब पैसा ज्यादा उड़ाती थी, समझ गए ना। तो उसकी जो वाइफ थी, उस भुट्टा व्यापारी की जो वाइफ थी ना, वो उसका नेचर कैसा था, फैंटास्टिक नोशन था, मतलब फैंटास्टिक नेचर था उसका, ज्यादा मतलब होता ना कि एकदम स्पेंड थ्रिफ्ट होता है, एकदम हाथ खुला था, खाली पैसा खर्च पे खर्च करती थी। ओके, ऑफ स्पेंडिंग 10 यूरोज ऑन हर छुट्टी पर वो 10 यूरोज पैसा खर्च कर देती थी। ऑल्दो, अब यहां देखिए, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा आपसे कि एल्डरली कॉर्न मर्चेंट है ना, कहां पर रहता था, तो स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन से बिलोंग करता था। वो कैसा आदमी था, तो मेनी एंजाइटी से भरा हुआ था, बहुत सारी चिंता से भरा हुआ था वो। ओके, कौन धोखा दे रहा था, तो उसका भतीजा उसको धोखा दे रहा था। कौन थी जो 10 यूरोज खर्च करती थी हॉलीडे पर, तो उसकी वाइफ थी। उसकी वाइफ का नेचर कैसा था, तो फैंटास्टिक नेचर था उसका, ठीक है ना। ऑल टुगेदर, कुल मिलाकर जीने की जो रफ्तार थी, द पेस ऑफ लाइफ जो था, वाज गेटिंग टू मच फॉर हिम, उसके लिए वो हद से ज्यादा जा रहा था, मतलब उस जमाने के साथ अपने आप को वो फिट नहीं कर पा रहा था, ठीक है। आगे देखिए बच्चे, यहां एक क्वेश्चन क्या गया, देखिए बच्चे, लॉन्ग क्वेश्चन आपका पूछा गया है। व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट डू वी हैव टुडे व्हिच आवर एंसेस्टर्स लैक्ड, इज इट एन एडवांटेज और डिसएडवांटेज। कहते हैं कि ऐसी कौन सी, व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट, आज हमारे जमाने में, आज के जमाने में हमारे पास ऐसे कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें एक्साइटमेंट लाती हैं, मतलब हमारे अंदर उत्सुकता ला देती हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हमारे आसपास हैं, और वो चीजें हमारे पूर्वजों के पास नहीं थी, वो चीजें हमारे पूर्वजों के पास, एंसेस्टर्स के पास नहीं थी, उनके पास इसी चीज की क्या थी, कमी थी। ओके, और क्या हमारे पूर्वजों के पास इन सब चीजों की कमी थी, मशीनों की कमी थी, है ना। तो क्या ये नुकसान था कि फायदेमंद था, क्या था ऐसा, यहां मुझे जवाब लिखा गया है कि टुडे, आज के जमाने में, आज हमारे आसपास अगर नजर उठा के हम देखें, वी हैव लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट, हमारे पास ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन को एकदम एक्साइटमेंट में हमेशा बना करके रखती है, मतलब उत्सुकता हमेशा जगी रहती है। विच आवर एंसेस्टर्स लैक्ड, जो हमारे पूर्वजों के पास नहीं थी, जैसे कि एन एरोप्लेन फ्लाइज 1000 माइल्स एन आवर, जैसे कि आज 1 घंटे में हम 1000 मील की दूरी तय कर लेते हैं, कैसे, एरोप्लेन पर चढ़कर, हमारे पूर्वजों के पास तो नहीं था, है ना। आवर ट्रेन मच फास्टर देन 30 ईयर्स एगो, और हमारे पास जो ट्रेन है ना, आज के जमाने में, वो 30 साल पहले जो ट्रेनें चला करती थी उससे कहीं ज्यादा फास्ट है ना, जैसे वंदे भारत देख लीजिए, है ना। नॉट ओनली ट्रांसपोर्ट, सिर्फ और सिर्फ गाड़ी घोड़ा की बात नहीं है, बल्कि बट ऑल्सो, बल्कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीन्स, बल्कि न जाने कितने प्रकार के मशीन आज के जमाने में हमारे पास हैं, जिसने हमारे जीवन को बना दिया है, क्या बना दिया है, और ज्यादा एकदम क्या बना दिया है, लग्जरियस बना दिया है, मतलब एकदम इतनी मशीनें आ चुकी है हमारे आसपास हमारे जमाने में कि हमारे जीवन को एकदम ऐशो आराम से भर दिया है। ओके, एंड कंफर्टेबल, और हमें आराम दे दिया है। नाउ वी डोंट हैव टू वेट फॉर डूइंग द वर्क, फॉर गेटिंग द वर्क डन, मतलब क्या, अब हमें इंतजार नहीं करना पड़ता है। नाउ वी डोंट हैव टू वेट, अब हमें इंतजार नहीं करना होता है कुछ काम करने के लिए, या उस काम को, है ना, दूसरे से करवाने के लिए, चाहे दूसरे पर डाल देने के लिए, चाहे बाद में करने के लिए। ओके, हमारे पास इतने मशीन है कि हम काम को पेंडिंग नहीं करते हैं, सीधे उसी काम को उसी टाइम कर लिया करते हैं। तो ये सब चीजें हमारे पूर्वजों में कमी थी। एक्चुअली इट इज बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अगर कोई मेरा विचार ले कि ये क्या था, फायदेमंद था, क्या ये नुकसान था, हमारे पूर्वजों के लिए, या वाकई फायदा था, या एडवांटेज था, तो हम कहेंगे दोनों था, ये दोनों हो सकता है ये, बट डिपेंड्स ऑन अस। लेकिन डिपेंड किसके ऊपर करता है, ये हमारे ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। इफ यू यूज इट, अगर हम मशीनों का सही प्रॉपर वे से इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए एडवांटेज है, सही है। इफ यू यूज इट प्रॉपर्ली, इसको हम सही से यूज करें, जितना चाहिए उतना ही यूज करें, ज्यादा मिस यूज ना करें, तो ये हमारे लिए एडवांटेज, इट इज एडवांटेज। और अगर हम इसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो ये हमारे लिए नुकसानदेह हो जाएगा। सही बात है। साइंस को क्या कहा गया है, साइंस को कहा गया साइंस इज अ बून और कर्स बोथ, है ना। साइंस क्या है, वरदान भी है, अभिशाप भी है। अगर हमारे पूर्वजों के पास अगर मशीनें कम थी, इसका मतलब ये नहीं था कि वो बेवकूफ थे या उनका जीवन नहीं चल रहा था, सब कुछ ओके था। हमने कल भी इस बात की चर्चा की थी कि बढ़ते जैसे जमाना आगे बढ़ता जाएगा, वैसी नई नई तकनीकें हैं, जो नई नई जो टेक्निकल चीजें हैं, जो टेक्नोलॉजी है, वो बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे कुछ ज्यादा जी रहे हैं या हम उनसे कुछ ज्यादा तेज हो गए, ऐसा नहीं है। वो अपने जमाने में सही थे, यहाँ पर हम अपने जमाने में सही है। ओके, कहते हैं हु आर टेकन टू बी स्लो थिंकर्स, किनको स्लो थिंकर्स कहा जाता है आज के जमाने में, किनको धीमी गति वाले विचारक माना जाएगा। हाउ आर द स्लो थिंकर्स हैंडीकैप टुडे, और आज के जमाने में जो तेज गति में नहीं सोचते हैं, जो धीमी गति वाले विचारक हैं, जो धीमी गति से सोच पाते हैं, जिनका माइंड उतना डेवलप नहीं हो पाता है, उतना ट्रेन नहीं हो पाता आज के जमाने के लिए, तो आज के जमाने में वो अपंग कैसे हो जाते हैं, वो हैंडीकैप कैसे हो जाते हैं, कम, है ना, धीमी गति वाले विचारक वाले इंसान आज के डेट में वो अपंग कैसे हो जाते हैं। आंसर लिखा गया है स्लो थिंकर्स मीन पर्सन्स पोजेसिंग स्लो माइंड। सबसे समझिए कि स्लो थिंकर्स किनको कहा गया है।
धीमी गति वाले विचारक किनको कहा गया है? धीमी गति वाले विचारक बोलने का मतलब क्या हो गया? वैसे लोग जिनके पास थोड़ा सा है ना, जिनका जो दिमाग है थोड़ा स्लो काम करता है। दे लैक इन द प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब वो प्रेजेंट टाइम में नहीं सोच पाते हैं, बहुत देर बाद उनको चीजें समझ में आती हैं। सच पर्सन्स डू नॉट गिव द प्रॉपर आंसर टू द क्वेश्चन। ओके, और ऐसे लोग ना सही तरीके से आंसर नहीं दे पाते हैं किसी भी क्वेश्चन का, है ना। जो उनके सामने अगर क्वेश्चन दिया जाए तो, और कोई टेस्ट लिया जाए तो उसमें वो पीछे रह जाते हैं। ड्यू टू इनएडिक्वेट कॉमन सेंस एंड स्मार्टनेस, क्योंकि उनके पास आज के जमाने में जैसा कॉमन सेंस नहीं लगा पाते हैं और वो उनके पास उतनी स्मार्टनेस नहीं होती है दिमाग की। दे फेल इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट, वो जो धीमी गति वाले विचारक हैं, जो माइंड को उतना नए जमाने के साथ मेकअप नहीं कर पाते हैं, तो वो हर इंटेलिजेंट टेस्ट में, मतलब जो भी दिमागी परीक्षण होता है ना, दिमाग का जो टेस्ट लिया जाता है, जैसे कि जनरल एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, आज के जमाने का जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें क्या हो जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? देखिए टाइम इज मूविंग फास्ट, समय तो तेजी से गुजर रहा है, समय तो रुकने का चीज है नहीं, ना आपके लिए ना हमारे लिए, तो टाइम इज मूविंग फास्ट। साइंस हैज चेंज्ड आवर लाइफ स्टाइल, और विज्ञान ने तो क्या कर दिया है? विज्ञान ने हमारे जीवन शैली को बदल दिया है। विज्ञान ने, साइंस ने हमारे जीने के स्टाइल को बदल के रख दिया है। एंड इफ एनी पर्सन हु लैक ऑफ कॉमन सेंस और थिंक स्लोली, वैसे इंसान जो अपने दिमाग को है ना एकदम कॉमन सेंस नहीं लगा पाएंगे आज के जमाने के साथ, या एकदम धीमा सोचेंगे, तो समझ जाइए कैन बी कंसीडर्ड, उनको माना जाएगा, क्या माना जाएगा आज के जमाने में? उनको हैंडीकैप माना जाएगा, मतलब अपंग माना जाएगा। वो भले ही पूरे बॉडी से वो फिट है, लेकिन फिर भी कॉमन सेंस के चलते, इंटेलिजेंट टेस्ट के चलते उनको हैंडीकैप माना जाएगा। इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग, मतलब जीवन जीने में वो थोड़ा पीछे रह जाएंगे आज के जमाने में। ओके, हाँ, कहते हैं बच्चे, यहां पर एक और क्वेश्चन यहां देखिएगा। कहते हैं व्हाट एनलाइटनमेंट डज द राइटर सीक फ्रॉम हिज वाइफ। सिनेमा देखते समय बार बार राइटर क्या क्वेश्चन करते थे, क्या वो जानना चाहते थे? बच्चे, एनलाइटनमेंट का मतलब होता है क्या? यहां पर होता है क्या? एनलाइटनमेंट का मतलब किसी बात को है ना समझाना। क्या होता है? समझाना या ज्ञान डालना। व्हाट डज इट सजेस्ट अबाउट द प्लाइट ऑफ द मॉडर्न मैन, और इससे क्या पता चलता है कि आज के आधुनिक जमाने में जो इंसान है उसका जो दर्द है, जो प्लाइट है, जो दुख है ना, उसे क्या पता चलता है? द राइटर सीक्स असिस्टेंस ऑफ हिज वाइफ टू फाइंड आउट द डिफरेंस अमंग द फीमेल आर्टिस्ट हु आर द सेम और डिफरेंट। राइटर यहां पर ये जानना चाहते थे, सीख मतलब होता है जानना। ओके, राइटर यहां पर ये जानना चाहते थे अपनी पत्नी से, वो असिस्ट लेना चाहते थे, वो एक तरह का हेल्प लेना चाहते थे अपनी पत्नी से, कि सिनेमा में जितनी लड़कियां यहां पर दिखाई दे रही हैं, जो फीमेल आर्टिस्ट हैं, जो हीरोइन है, क्या वो सेम है या डिफरेंट है, या सब अलग भी है। सो हिज वाइफ नरेट्स द डिफरेंसेस, तो इसीलिए उनकी पत्नी बताती है, नरेट करती है, बताती है अंतर को, कि क्या अंतर है ना, कि वो सेम लड़कियां नहीं है बल्कि तीन है, तीनों अलग अलग हैं। तो तीनों को बताती है, एक लंबी सी है, एक नाटी सी है, एक है ना, एक जिसके बाल भूरे हैं, तीनों अलग अलग हैं। अमंग देम टेलिंग हिम अबाउट देयर कॉम्प्लेक्शन एंड अपीयरेंस, बताती है कि तीनों का रंग कैसा है, तीनों का कॉम्प्लेक्शन कैसा है, तीनों का रंग कैसा है, तीनों ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, तीनों के बाल कैसे हैं, ये बताती है उनकी वाइफ। ओके, तो जिससे पता चलता है, जिससे क्या पता चलता है? इट वेरी वेल सजेस्ट दैट, ये बहुत अच्छे से समझाता है इस बात को कि द प्लाइट ऑफ अ मॉडर्न, मतलब कोई इंसान जो आधुनिक जमाने में जी रहा है, लेकिन वो आधुनिक जमाने के साथ अपने दिमाग को नहीं चला पा रहा है, तो कितना उसको अंदर से तकलीफ लगता होगा कि हमको, जैसे देखिए, जो अभी हमारे दादाजी जो उम्र के जो लोग होंगे, है ना, उनको क्या लगता होगा? उनके सामने कोई बच्चा अगर कह रहा है कि भाई है ना कि फ्री फायर खेलिएगा, तो क्या कहेंगे? वो कहेंगे ये क्या होता है, बताओ जरा सा, बच्चा दिखाएगा, देखिए ऐसे ऐसे करके टिपते हैं तो गोली मारता है इसे। हाँ, उनको क्या समझ में आएगा? वो कहेंगे कि भाई देखिए यहाँ पर है ना यूपीआई पे करना है, यहाँ पर देखिए स्कैन करेंगे पैसा आ जाएगा, तो वो कहेंगे ऐसा भी होता है क्या? तो जो इस जमाने में अपने आप को जमाने के साथ नहीं चल पाएंगे, है ना, तो बताइए क्या उनको अंदर से तकलीफ नहीं लगेगी? उनको अंदर से तकलीफ लगेगी ही, है ना। इट थ्रोज लाइट ऑन द मेंटल एबिलिटी, कहते हैं ये जो है ना चैप्टर है, ये प्रकाश डालता है किसी के मेंटल एबिलिटी पर, क्या कि जीने की रफ्तार के साथ साथ हमें अपने दिमाग की रफ्तार को भी बढ़ाना पड़ेगा। मॉडर्न सोसाइटी एंड एन इंटेलिजेंट पर्सन पोसेसेस फास्ट थिंकिंग, मतलब आधुनिक जमाने में जो लोग जी रहे हैं और जो इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, ठीक है ना, जिनके पास फास्ट तेज गति से सोचने की क्षमता होती है, वो इस जमाने के साथ कदम से कदम मिला के चल पाते हैं। लेकिन वैसे लोग जो इतना कुछ नहीं सोच पाते हैं कि जमाना इतना आगे चल गया है, तो उनको थोड़ा सा जीवन जीने में कठिनाई होती है। ये बात मानने लायक है। ओके, अब एक बच्चे लास्ट क्वेश्चन यहां पर है सब्जेक्टिव वाले पार्ट का। पूछा गया, क्या पूछा गया है? गिव द सेंट्रल आइडियाज ऑफ द एसे द पेस फॉर लिविंग। द पेस फॉर लिविंग क्या है? एक एसे है। क्या है ये? एक एसे है, एक निबंध है। और इस निबंध का सेंट्रल आइडिया क्या है, मतलब मेन थीम क्या है? अगर पूरे चैप्टर का निचोड़ निकाला जाए तो क्या निकलता है? तो कहते हैं दी एसे द पेस फॉर लिविंग, ये हमारा जो चैप्टर है ये हमें इलस्ट्रेट करता है, बताता है, मतलब एक तरह का उदाहरण देकर के बताता है ये कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लाइफ, की जो आधुनिक जीवन है, हमारा जो आज के जमाने का जो जीवन है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या है उनकी क्या विशेषताएं है, क्या उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है।
There are certain sarcastic remarks on the lifestyle of modern times. राइटर ने बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ ये भी बता दिया किस स्टाइल में, तो एकदम कटाक्ष करते हुए, कैसे एकदम कटाक्ष करते हुए कि कैसे आधुनिक जमाने में चीजें क्या हो जाती हैं, पीछे छूट जाती हैं। इंसान तो तेज गति में आगे बढ़ जाता है लेकिन बहुत कुछ पीछे छूट जाता है। जैसे कि जहां इंसान ट्रेन से सफर कर सकता था, है ना, जहां 24 घंटा आराम से हर स्टेशन को देखते जा सकता था, पेड़ पौधे खेत खलिहान को देखते जाता खिड़की से, लेकिन वो 1 घंटे में एरोप्लेन का यूज करके पहुंच जाता है कहीं और, तो उसने टाइम तो बचा लिया, लेकिन जो रियल प्लेजर उसको मिलने वाला था ना, जो वास्तविक उसको खुशी मिलने वाली थी ना, वो उससे वो चूक गया। तो यहाँ पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि भले ही मॉडर्न जमाना आ चुका है लेकिन इसने जीवन जीने का तरीका ही बदल दिया है। बहुत जगह बात ये कटाक्ष करते हुए कहते हैं। ओके, कहते हैं आरसी हचिंसन, इस चैप्टर के जो राइटर है आरसी हचिंसन, इन दिस एसे, इस निबंध में बहुत ही सुंदरता से डेमोन्स्ट्रेट किया है, दिखाया है। ओके, क्या दिखाया है? द प्लाइट ऑफ द मॉडर्न मैन, मतलब आधुनिक जमाने के जो इंसान हैं उनके दर्द को दिखाया, उनके तकलीफ को दिखाया, प्लाइट को दिखाया है। He has thrown light, राइटर ने यहां पर प्रकाश डाला है। क्या किया है? प्रकाश डाला है, मतलब किसी बात को उजागर किया है। किसको? ऑन द फास्ट लाइफ ऑफ द प्रेजेंट टाइम, मतलब वर्तमान समय में लोग अपने जीवन को कितना फास्ट बना लिया है, कितना भागदौड़ वाला जीवन जी रहे हैं, इस बात पर इन्होंने क्या किया? प्रकाश डाला है। द राइटर हैज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, राइटर ने यहां पर बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया है, एक्सप्लेन किया है। क्या एक्सप्लेन किया है? द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्लो एंड फास्ट लाइफ, मतलब राइटर ने बड़ी खूबसूरती के साथ यहां पर बदलते जमाने के साथ में आधुनिक जमाने के एडवांटेज को भी दिखाया, फायदा को भी दिखाया और नुकसान को भी दिखाया, है ना, नुकसान को भी दिखाया। किसका? ऑफ स्लो लाइफ एंड फास्ट लाइफ। ओके, स्लो गति वाले जीवन को भी दिखाया, फास्ट तेज गति वाले जीवन को भी दिखाया, दोनों के फायदे को दिखाया, दोनों के नुकसान को दिखाया। दोज हु आर, कहते हैं दोज हु आर, वे लोग जो फास्ट थिंकर्स होते हैं, जो तेज गति में सोच पाते हैं, विल अचीव द अपॉर्चुनिटी, वो अवसर को चूकते नहीं है बल्कि अवसर को लपक लेते हैं। वो जो आज के जमाने के साथ ताल में ताल मिला के चलते हैं, वो अवसर को क्या करते हैं? तुरंत लपक लेते हैं। क्या करते हैं? एकदम अचीव कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हासिल कर लेते हैं। वो जो तेज गति वाले होते हैं। ऑफ गेटिंग अ लिविंग, मतलब जीवन जीने का जो तरीका होता है उनका फास्ट होता है, तो हर चीजों को वो समझ जाते हैं। बट नॉट द प्रैक्टिकल यूज फॉर एंजॉयमेंट, लेकिन असल मायने में वो इतना तेज गति जीवन जीते हैं ना कि असल मायने वो एंजॉयमेंट को भूल जाते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज था, ये एक नुकसान था। ओके, इंसान मॉडर्न हो चुका लेकिन बहुत कुछ पीछे उसका छूट जाता है, ऐसा होता है। ओके, तो बच्चे ये रहा, देखिए सब्जेक्टिव वाला पार्ट। अब यहां से बच्चे देखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बच्चे फटाफट हम लोग इसको भी कर लेते हैं, है ना। चलिए बच्चे फटाफट कर लेते हैं इसके क्वेश्चन को। लेकिन हाँ बच्चे, हमने कहा कि एग्जाम में बुक वाले ऑब्जेक्टिव को एकदम बढ़िया तरीके से लिखिए, टिक आउट कीजिएगा, जल्दबाजी में गलत टिक आउट मत कर दीजिएगा। ओके, यहां देखिए बच्चे क्या लिखा हुआ है? द पेस फॉर लिविंग, द राइटर कैप्चर्स द एगोनी ऑफ डैश मैन। ये लाइन हमने पढ़ा था। देखिए बच्चे, प्रो सेक्शन में जो एस्से वाला जो चैप्टर होता है ना, जो चैप्टर एस्से होता है ना, उसके बच्चे ऑब्जेक्टिव को थोड़ा ज्यादा बार रिपीट कीजिएगा, ज्यादा बार रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि पता है कहानी वाला जो ऑब्जेक्टिव होता है वो दिमाग में छप जाता है, लेकिन जो चैप्टर अपने आप में एस्से होता है ना, मतलब जहां तहां का नॉलेज देने वाला चैप्टर, उसके ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा जो वर्ड्स होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं, तो उनको रिवीजन ज्यादा बार करना पड़ता है। ओके, तो यहां बच्चे देखिए आंसर देते हैं। द पेस फॉर लिविंग चैप्टर में द राइटर ने यहां पर क्या किया है? कैप्चर किया है। क्या किया है? कैप्चर किया है, दिखाया है ना। द एगोनी, एगोनी मतलब क्या? पीड़ा को, कष्ट को। किसके कष्ट को दिखाया? कैसे इंसान के कष्ट को? तो हम कहेंगे मॉडर्न मैन को। क्या कहेंगे? एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। देखिए बार बार मॉडर्न वर्ड रिपीट हो रहा था, बार बार मॉडर्न वर्ड रिपीट हो रहा था ना, यहां देखिए हो गया ये एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। इसमें आधुनिक जमाने के इंसान का, उनके कष्ट को यहां पर दिखाया, इसके एगोनी को दिखाया है। ओके, तो बच्चे यहां पर सी आपका आंसर हो जाएगा, परफेक्ट। नंबर 2 बच्चे यहां देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है आरसी हचिंसन इज अ डैश नॉवलिस्ट। देखिए आरसी हचिंसन से क्वेश्चन किया गया, राइटर से क्वेश्चन किया गया कि वो एक नॉवलिस्ट थे, मतलब एक उपन्यासकार थे। कैसे? कहां के? रशियन थे, ब्रिटिश थे, चाइनीज थे कि जर्मन थे? तो कल भी हमने आपको कहा था कि जो राइटर इंग्लैंड से बिलोंग करेगा उसको हम लोग ब्रिटिश राइटर ही कहेंगे या फिर नॉवलिस्ट कहेंगे। ठीक है, चलिए अभी गलती हो जाएगी तो चलेगा, लेकिन बच्चे जब टेस्ट लेंगे तब गलती मत कीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए बच्चे, इस सैटरडे को फिर से टेस्ट चलेगा ना, तो जो फ्राइडे तक जितना भी चैप्टर कंप्लीट हो चुका रहेगा सबसे मिला के फिर हम क्वेश्चन देंगे आपको। ओके, और हाँ बच्चे, यहां तो आपको हम हिंदी करके बता देते हैं, टेस्ट में हिंदी करके नहीं बताएंगे, टेस्ट में खाली सामने क्वेश्चन रहेगा और आपको अपना आंसर देना रहेगा। ओके, द पेस फॉर लिविंग इज अ डैश। पेस फॉर लिविंग जो आपका चैप्टर है वो क्या है? ये क्या है? ड्रामा है, स्टोरी है, एस्से है कि नॉवेल है? ये चैप्टर क्या है? प्रोज का कौन सा पीस है ये? तो आप कहिएगा ये एक एस्से है। क्या है ये एक एस्से है। 3 का सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? नंबर सी, बिल्कुल सही मतलब बताया। अपंग बोल, अपंग जिसे होता है ना बच्चे, जिसे कोई हैंडीकैप है, जैसे कि किसी को लकवा मार दिया, मतलब एक पैर से पोलियो मार दिया है, या एक आंख नहीं है, मतलब जन्म से मतलब कोई आंख नहीं है, किसी के पास एक आंख बंद है, या सही से सुनाई नहीं पड़ता है ना, थोड़ा डेफ है, बहरा है, या एक पैर काम नहीं करता है, उसको अपंग कहते हैं। यहाँ अपंग का मतलब क्या बताया गया कि वैसे इंसान जो आधुनिक जमाने में जी रहे हैं, आज के जमाने में, लेकिन वो फास्ट नहीं सोच पा रहे हैं, जमाने को समझ नहीं पा रहे हैं कि जमाने में क्या चल रहा है, तो वैसी धीमी गति वाले विचारक को ही हैंडीकैप बोला गया है। ओके,
नोट्स कैसे देखें आप, जैसे एप्लीकेशन में जाते हैं इंग्लिश में जाइएगा, उसमें चैप्टर बाय चैप्टर क्लिक कीजिएगा, उसके अंदर में आपको ऊपर लिखा होता है पीडीएफ, तो पीडीएफ पे क्लिक कीजिएगा तो सामने नोट्स दिख जाएगा आपको। ओके, आगे देखिए, हु हैज रिटन द एसे द पेस फॉर लिविंग। इस एसे जिसका नाम द पेस फॉर लिविंग है, इन चार में से किसने लिखा है? इन चार में से किसने लिखा है? जॉन लेग्जो, आरसी हचिंसन, महादेवी वर्मा, सत्यजीत रे। हमको ट्रिक से हमने याद कर लिया था, है ना, कि पैसे पैसे किसको दिए थे? तो पैसे बेटा को दिया था। तो देखिए सन यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देखिए इसको पैसे पढ़ सकते हैं, तो ट्रिक से ऐसे भी याद हो चुका था, है ना। अभी तो सामने देखे बताएगा क्योंकि चैप्टर इन्हीं का लिखा हुआ है, लेकिन जब यही क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ गया तो फिर क्या कीजिएगा? तो ट्रिक से याद किया रहेगा ना, कभी नहीं भूल पाइएगा। ओके, The main character in the Pace for Living which the author saw was Aeolian Cord Merchant। कहते हैं कि जो नाटक देखने गए थे कौन, है ना, राइटर, उसमें जो एक कॉर्न मर्चेंट था वो कैसा था? एल्डरली था, हैंडीकैप था, यंग था कि डायबिटिक था? कैसा था? मतलब शुगर पेशेंट था, जवान था, अपंग था कि उम्रदराज था? तो ये बात पूछिए किसके बारे में जा रही है? उस भुट्टा के व्यापारी के बारे में। तो जो भुट्टा व्यापारी वो क्या था, कैसे बताइएगा? तो वो एक एल्डरली कॉर्न मर्चेंट था, मतलब एक उम्रदराज था, ना जवान था ना पूरा बूढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट वन, नंबर 6, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन को समझना ज्यादा जरूरी होता है। द ऑथर ऑफ द स्टोरी, है ना, यहां पर स्टोरी नहीं, यहां पर एस्से होना चाहिए। इस एस्से के जो ऑथर हैं कौन? इस एस्से के जो ऑथर हैं, ये एंजॉयड गोइंग इन अ कार, इनको कार में घूमना अच्छा लगता था, वो भी कितना के स्पीड से, है ना, 90 माइल्स एन आवर, 80 माइल्स एन आवर, 60 माइल्स एन आवर की 70 माइल्स एन आवर, इनको कितना अच्छा लगता था? कितना के स्पीड से गाड़ी चलाना इनको अच्छा लगता था? ये बताइए, कितना के स्पीड से गाड़ी चलाना इनको अच्छा लगता था? तो आप कहेंगे सर 90 माइल्स एन आवर, इनको 90 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाना अच्छा लगता था इनको, और तब ज्यादा अच्छा लगता था जब गाड़ी दूसरे की हो, क्योंकि टूटेगा तो अपना पैसा नहीं जाएगा, इसलिए। नंबर 7, द राइटर ऑफ द पेस फॉर लिविंग बिलोंग्स टू द ट्राइब ऑफ। राइटर जो है ना, इस चैप्टर के जो राइटर है, अपने आप को कैसा विचारक मानते हैं? अपने आप को खुद को कैसा थिंकर मानते हैं? एवरेज थिंकर्स, स्लो थिंकर्स, फास्ट थिंकर्स की गुड थिंकर्स? तो राइटर हर बार चैप्टर में बार बार कह रहे हैं कि भैया मेरे पास उतना दिमाग नहीं काम करता है आज के जमाने के साथ में, तो हमारा हम जो थिंकर हैं वो कहाँ के थिंकर है, कैसे थिंकर हैं? तो हम स्लो थिंकर मानते हैं अपने आप को। क्या मानते हैं? स्लो थिंकर मानते हैं। आगे बढ़ते बच्चे, इन द पेस फॉर लिविंग, इस चैप्टर में आरसी हचिंसन जो राइटर है, इन्होंने डिस्कस किया है, इस चैप्टर में क्या डिस्कस किया है? द हैप्पीनेस फॉर मैन, द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, द डायलेमा ऑफ पीपल, या नन ऑफ दीज? इस बात को इन्होंने इस चैप्टर में रखा है। ओके, किस बात को रखा है? तो इस बात को रखा है, द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। किसको रखा है? मतलब आज के आधुनिक जमाने के आदमी को जो कष्ट में जी रहा है उस कष्ट को दिखाया है। नेक्स्ट वन, The Pace for Living, the Pace for Living, the author saw a play in dash। राइटर ने नाटक देखा था, राइटर ने वो नाटक देखा था, कहां देखा था? कौन सी जगह पर? डेनमार्क में, डबलिन में, डेनवर में, या दिल्ली में? कहां देखा था? तो आप सामने आंसर देखते बता सकते हैं क्या कि चर्चा तो इसी की हुई थी, है ना। चर्चा किसकी हुई थी? चर्चा तो डबलिन में ही हुई थी। हाउ डज द राइटर क्लासिफाई हिमसेल्फ एज अ थिंकर इन द पेस फॉर लिविंग? राइटर, देखिए क्वेश्चन को उसी पलट के यहाँ बताया गया है कि राइटर इस चैप्टर में अपने आप को कैसा, खुद को कैसा थिंकर मानते हैं, कैसा विचारक मानते हैं? इंटेलिजेंट थिंकर, स्लो थिंकर, सोशल थिंकर, नन ऑफ दिस? तो हम कहेंगे अपने आप को ये स्लो थिंकर मानते हैं, है ना। बहुत बढ़िया जवाब बच्चे। नेक्स्ट वन, 11, आरसी हचिंसन एग्जिबिट, मतलब दिखाते हैं, इस चैप्टर में क्या दिखाते हैं? एन एक्सेप्शनल फ्लेयर फॉर टचिंग द सेंसिटिव इश्यूज ऑफ, ये है ना, एक उस गंभीर मुद्दे के बारे में हमेशा चर्चा करते हैं, एक गंभीर मुद्दे पर हमेशा ये चर्चा करते हैं। कहां पर? कहां पर? मॉडर्न सोसाइटी, अ मॉडर्न मैन, द कंटेम्पररी सोसाइटी, या स्लो थिंकर्स? तो बच्चे ये क्वेश्चन राइटर से लिया गया है, तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है। चर्चा इस वर्ड की गई थी इनके बारे में कि हमारे समाज में जो गंभीर मुद्दा होता है ना, उन गंभीर मुद्दों पर ये चर्चा किया करते थे। भले लोग इनका विरोधाभास करते थे, लोग इनका अपोजिट इनको बोलते थे, बट ये हमेशा चर्चा किया करते थे। ओके, आगे रखिए बच्चे, देखिए इन द एसे द पेस फॉर लिविंग द कॉर्न मर्चेंट इज। इस एसे में को जो कॉर्न मर्चेंट है, ओके, वो कैसा आदमी है? एम्बिशियस आदमी है, एंक्शस मैन है, एडवेंचरस मैन है, कि नन ऑफ दीज? मतलब वो एक महत्वाकांक्षी इंसान है, मतलब लक्ष्य से भरा हुआ है, या चिंतित इंसान है वो, या फिर एकदम खतरों का खिलाड़ी है वो? कैसा है वो? तो राइटर जो नाटक देखे थे उसमें जो भुट्टा का व्यापारी था ना, जो एल्डरली कॉर्न मर्चेंट था, वो एक मैन ऑफ एंग्जाइटी था, मतलब चिंता से वो हमेशा भरा रहता था वो। तो बी इज द राइट आंसर। ओके, नंबर 13, इन द पेस फॉर लिविंग द ऑथर सॉ अ डैश। बच्चे यहाँ देखिएगा, पेस फॉर लिविंग चैप्टर में ऑथर ने देखा था, क्या देखा था? मूवी देखा था, डांस देखा था, नाटक देखा था, या फिर ज्ञान देखा था? क्या देखा था यहाँ पर? तो राइटर ने एक नाटक देखा था, राइटर ने डबलिन में एक नाटक ही देखा था। ओके,
The author admits that, यहां पर जो लेखक हैं इस बात को मानते हैं, स्वीकारते हैं कि क्विक ट्रेवल डज नॉट गिव द ट्रेवलर द रियल डैश ऑफ ट्रेवल। ओके, क्या करते हैं ये राइटर कहते हैं कि जो इंसान तेज गति में सफर करना चाहता है ना, वो तेज गति में सफर तो कर लेता है, समय तो बचा लेता है, लेकिन उसको असल मायने में जो उसको खुशी मिलनी चाहिए थी ना, जो नजारा देखता वो ट्रेन से जाता, तो उसको वो नहीं मिल पाता है ना। तो क्या नहीं मिलता है, कॉल द रियल प्लेजर ऑफ ट्रेवल, असल में उसको ट्रेवलिंग करने का मजा नहीं मिल पाता है, खाली वो समय को बचा लेता है। ओके, द कॉर्न मर्चेंट हार्ट वॉज, कॉर्न मर्चेंट का जो दिल था, उसका जो मन था, वो कैसा था, स्ट्रॉन्ग था, साउंड था, वीक था या फास्ट था। तो उसका हार्ट कैसा था, उसका हार्ट था डिकी, क्या था, उसका हार्ट डिकी था। और डिकी किसको कहते हैं, डिकी कहते हैं वीक को। तो जो भुट्टा का व्यापारी था ना, वो अंदर से कमजोर था, उसका मन कमजोर था, डिकी था वो। नेक्स्ट, हु इज अ स्लो थिंकर, स्लो थिंकर इसमें से कौन है, ऑथर है, भुट्टा व्यापारी है, या मॉडर्न मैन है, या कोई नौकर है। तो चर्चा किसके बारे में है, कौन अपने आप को स्लो थिंकर मानता है भाई, तो राइटर तो खुद को ही अपने आप को स्लो थिंकर मानते हैं, है ना। जो लेखक है ना इस चैप्टर के, जो ऑथर है, वही क्या कहते हैं, अपने आप को स्लो थिंकर मानते हैं। नेक्स्ट वन, वेयर इज डबलिन, डबलिन कहां पड़ता है, डबलिन कहां पड़ता है, इन पेरिस, इन जर्मनी, इन आयरलैंड, इन लंदन। हमने क्लास में इन चार में से एक जगह की चर्चा की थी, कल की क्लास में हमने कहा था कि डबलिन जो है वो एक आयरिश कंट्री टाउन है। क्या है वो, आयरिश कंट्री टाउन है, जो कि आयरलैंड में पड़ता है। कहां, आयरलैंड में पड़ता है। नेक्स्ट वन, वेयर डिड द कॉर्न मर्चेंट लिव, कॉर्न मर्चेंट कहां रहता था, वो भुट्टा व्यापारी कहां रहता था, रशिया में, भूटान में, या फिर कोई आयरिश कंट्री टाउन में, या इराक में, कहां रहता था वो। तो हम कह सकते हैं वो भुट्टा व्यापारी जो नाटक में देखा गया था, वो एक आयरिश कंट्री टाउन में रहता था, मतलब आयरलैंड के किसी टाउन में। The author in the place for living enjoys, जो लेखक है इस चैप्टर के, वो उनको मजा आता है, एंजॉय करते हैं, क्या करने में, लॉन्ग कार ड्राइव्स करने में, एयर फ्लाइट्स करने में, ट्रेन जर्नी करने में, या रोड जर्नी करने में। तो इन्होंने जैसे चर्चा किया था कि मुझे है ना कार चलाना अच्छा लगता है, वो भी एकदम लंबे सफर में जाना मुझे अच्छा लगता है, तो हम कह सकते हैं लॉन्ग कार ड्राइव्स इनको करना अच्छा लगता है। ओके, बच्चे सारे नोट्स तो अपलोड हमने करवा दिया है। आप कह रहे हैं कि सर पॉलिथीन बैग का नोट्स कब मिलेगा, नोट्स तो अपलोड करवा दिया गया है, जो भी चैप्टर कंप्लीट होते हैं सबका नोट्स अपलोड करवा दिया जाता है। हो सकता है कि आपने अपडेट नहीं किया हो, ये भी हो सकता है, एक बार अपडेट करके देखिए, रिफ्रेश मार के देखिए, है ना। 20, कॉर्न मर्चेंट्स वाइफ वाज ऑफ डैश, जो भुट्टा व्यापारी था उसकी जो पत्नी थी वो कैसी नेचर की थी, फेथफुल लेडी थी, भरोसे के लायक थी, फैंटास्टिक नोशन की थी, डल नेचर की थी, या फिर स्कॉल्डेड थी, मतलब हमेशा डांट फटकार वाली थी, कैसी थी वो। हाँ ठीक है, तो आपको याद होगा इस वर्ड की चर्चा देखिए की गई थी ना, फैंटास्टिक नेचर की वो लेडी थी, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती थी, मतलब खुले विचारों वाली इंसान थी वो। द कॉर्न मर्चेंट वाज गेटिंग डैश बाय हिज नेफ्यू इन द प्लेस फॉर लिविंग, जो जिस नाटक में जो भुट्टा का व्यापारी था ना, है ना, उसको अपने भतीजे के द्वारा क्या किया जा रहा था, पीटा जा रहा था, डांटा जा रहा था, धोखा दिया जा रहा था, कि तारीफ किया जा रहा था। तो इस नाटक में जो भुट्टा का व्यापारी था वो अपने भतीजे के द्वारा धोखा दिया जा रहा था, ही वाज बीइंग चीटेड। ओके, सो सी इज द राइट ऑप्शन, सी फॉर चीटेड। नेक्स्ट, कॉर्न मर्चेंट वाज अ मैन ऑफ, कॉर्न मर्चेंट कैसा इंसान था, बहादुर था, मजबूत था, अच्छे दिमाग का था, या फिर एंजाइटी से भरा हुआ था, चिंता से भरा हुआ था। तो वी कैन से यस, ही वाज अ मैन ऑफ मेनी एंजाइटीज, उसको बहुत सारी चिंताएं थी। नेक्स्ट वन, हु फेल्स टू कीप अप विद फास्ट पेस ऑफ लाइफ, हु फेल्स, कौन है जो आज के इस आधुनिक जमाने में, तेज गति वाले जमाने में फेल हो जाता है, सक्षम नहीं हो पाता है। मॉडर्न मैन, द कॉर्न मर्चेंट, द कॉर्न मर्चेंट्स नेफ्यू, द कॉर्न मर्चेंट्स वाइफ। यहां पर तो इसकी चर्चा ज्यादा नहीं की गई है, यहां पर हु फेल्स टू कीप अप विद फास्ट पेस ऑफ लाइफ, यहां हम कह सकते हैं कौन, मॉडर्न मैन, हु फेल्स टू कीप अप विद द फास्ट पेस ऑफ लाइफ। ओके, हाँ तो बच्चे यहां पर हम कह सकते हैं, बताइए जैसा क्या होना चाहिए आंसर इसमें। हाँ चलिए बहुत बढ़िया बच्चे, द कॉर्न मर्चेंट, यहां पर क्या हो जाएगा, कॉर्न मर्चेंट। ओके, नेक्स्ट वन, कॉर्न मर्चेंट्स वाइफ हैड अ हैबिट ऑफ स्पेंडिंग, कॉर्न मर्चेंट की जो वाइफ थी उसका आदत था, क्या था, खर्च करना। तो कितना पैसे वो खर्च कर देती थी एक हॉलीडे पर, एक छुट्टी पर, कितना पैसा वो खर्च कर देती थी। ओके, $5, $10, $8 या $6, तो हम कह सकते हैं 10 यूरोज। ओके, क्या करती थी वो, 10 यूरोज खर्च करती थी हर छुट्टी पर। डैश हैज बिकम फास्ट, इन चार में से वो क्या है जो फास्ट हो गया है, स्लीपिंग, मूविंग, वॉकिंग या ट्रेवलिंग, क्या है जो फास्ट हो गया है। तो हम कह सकते हैं आज के जमाने में ट्रेवलिंग बहुत फास्ट हो गया है। कहाँ इंसान बैलगाड़ी से चलता था, है ना, कहाँ इंसान पैदल चलता था, बैलगाड़ी से चलता था, और फिर बाद में क्या हो गया ऐसा कि वो आज एरोप्लेन से सीधे उड़ करके कहीं पहुंच जाता है। तो वॉकिंग जो ट्रेवलिंग है वो बहुत फास्ट हो चुका है ना बच्चे। आगे बढ़ते बच्चे, हु वेंट टू वॉच अ मूवी अलोंग विद हिज वाइफ, हु वेंट टू वॉच, कौन
अपनी पत्नी के साथ सिनेमा देखने गया था, तो कौन था? ऑथर, लेखक, लेखक का भतीजा, आधुनिक इंसान, या फिर ऑथर्स के अंकल? नहीं, इनमें से कोई नहीं था, ऑथर ही सिनेमा देखने गए थे, है ना बच्चे। नेक्स्ट वन, आरसी हचिंसन वाज अ ब्रिटिश। आरसी हचिंसन क्या थे? तो आरसी हचिंसन वाज अ ब्रिटिश क्या थे? ब्रिटिश पोएट थे, नॉवलिस्ट थे, सिंगर थे कि पुलिस थे? क्या थे? तो आरसी हचिंसन साहब क्या थे? एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे। ये बहुत बढ़िया जवाब बच्चे। नेक्स्ट वन, वी कैन डाइन इन डैश एंड हैव लंच इन न्यूयॉर्क द नेक्स्ट डे। ये बात किसने कही थी? ये बात ऑथर ने कही थी। ऑथर ने कही थी कि हमें भी अच्छा लगता है कि हम, है ना, रात में डिनर मतलब करें कहां पर, और अगली सुबह लंच हम करें न्यूयॉर्क में। मतलब हम रात में लंदन में डिनर करें और अगली सुबह प्लेन पकड़ करके, एरोप्लेन पकड़ करके फिर हम सीधे न्यूयॉर्क में वहां जाके लंच करें, है ना, ऐसा उन्होंने कहा था। नेक्स्ट वन, विच ट्राइब डज द ऑथर बिलोंग टू। राइटर अपने आप को, लेखक अपने आप को किस तरह का थिंकर मानते हैं, चाहे कैसा वो मानते हैं, है ना। विच ट्राइब, तो वो अपने आप को ना एकदम स्लो थिंकर्स मानते हैं। कैसा, किस जाति में अपने आप को मानते हैं? तो अपने स्लो थिंकर वाली जाति में खुद को मानते हैं। नेक्स्ट वन 13, हु इज द मेन कैरेक्टर इन दिस प्ले। इस नाटक में मेन कैरेक्टर कौन था? भतीजा था, पत्नी थी, ऑथर थे कि कॉर्न मर्चेंट था? तो नाटक के अंदर की बात करें तो नाटक के अंदर में कॉर्न मर्चेंट ही मुख्य पात्र था। नेक्स्ट वन, Who was cheating the corn merchant? कौन था जो कॉर्न मर्चेंट को चीट कर रहा था? उसका भतीजा, उसकी वाइफ, उसका बेटा, उसकी बेटी? तो उसका भतीजा ही उसको चीट कर रहा था। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी गर्ल्स वर इन फिल्म। फिल्म जो देखने गए थे ऑथर, तो लेखक जी, तो उनको उस फिल्म में कितनी लड़कियां दिखाई दी गई थी? 2, 3, 4, 5, है ना। तो 3 लड़कियां थी टोटल। कितनी लड़कियां थी? 3 लड़कियां थी। Who didn't dislike the rapid movement of life? कौन है इन 4 में से जिसको, है ना, फास्ट गति वाला जीवन, है ना, पसंद है, नापसंद नहीं है? तो वो कौन है? वो ऑथर खुद है। वो कौन है? वो ऑथर खुद है। नेक्स्ट वन, विच वर्ड स्टैंड्स फॉर वर्शिप। यहां वर्शिप का मतलब, वर्शिप के बदले एक और दूसरा वर्ड इसमें से क्या होगा? डिस्पेयर होगा, डिसअपियर होगा, एडिशन होगा कि एडोर होगा? तो वो एडोर होगा। एडोर का भी दूसरा मतलब क्या होता है? वर्शिप करना, मतलब चीज को मानना, चाहे उसकी पूजा करना। नेक्स्ट वन, हु सा अ प्ले इन डबलिन। डबलिन शहर में नाटक किसने देखा था? तो नाटक देखने कौन गए थे? द ऑथर, लेखक गए थे। The author of the story, इस स्टोरी, ऐसे स्टोरी नहीं, इससे होना चाहिए। The pace for living dash rapid movement, है ना। The author dash rapid movement, राइटर क्या करते हैं, है ना, लिखा गया है इस चैप्टर में। राइटर जो है रैपिड मूवमेंट को, मतलब तेज गति वाले जीवन को लाइक करते हैं कि डिसलाइक करते हैं, कि हेट करते हैं कि एवॉइड करते हैं? तो ये लाइक करते हैं, ओके, डिसलाइक नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट आर इंटेलिजेंस टेस्ट डिजाइन टू टेस्ट। मतलब ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट लिया गया है वो किस लिए तैयार किया जाता है? क्या चेक करने के लिए? मेजर द फिजिकल स्पीड, खाली मतलब शरीर का स्पीड चेक करने के लिए, या मेजर बोथ फिजिकल एंड मेंटल स्पीड, या मेजर द मेंटल स्पीड, या मेजर कैरेक्टर? तो यहाँ बच्चे इंटेलिजेंस, देखिए नाम क्या है, इंटेलिजेंस टेस्ट, मतलब बुद्धि का परीक्षण। तो बुद्धि का परीक्षण में क्या होगा? तो खाली मेंटल चेकअप होगा ना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ दिमागी स्पीड को नापने के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाता है, ओके। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑथर इन विच एरिया आर स्लो थिंकर्स हैंडीकेप्ड। किस जगह पर स्लो थिंकर्स हैंडीकेप्ड हो जाते हैं, अपने आप को मतलब अपंग मानने लगते हैं? तो वो जो आज के जमाने के साथ नहीं चल पाते हैं, तो उनको जीवन यापन करने में अपंगता महसूस होती है, जीवन यापन करने में। नेक्स्ट वन, इन द सिनेमा, सिनेमा जब वो राइटर देखने गए थे तो अपने आप को कैसा महसूस करते हैं, किस स्थिति में अपने आप को रखते हैं वो? तो वो अपने आप को एक होपलेस फॉग की स्थिति में अपने आप को रखते हैं, कि सब कुछ धुंधला टाइप का लगता है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। द ऑथर फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ होपलेस सिचुएशन व्हेन ही गोज टू वॉच द सिनेमा, थिएटर, डांस प्रोग्राम, सिंगिंग कंपटीशन। तो जब वो सिनेमा देखने गए थे तब अपने आप को वो एक होपलेस सिचुएशन में अपने आप को रखते थे। आरसी हचिंसन रोट दैट ही वॉच्ड अ प्लेन। आरसी हचिंसन ने लिखा था कि वो देखने गए थे नाटक को। कहां पर गए थे बच्चे? क्वेश्चन देखिए, घुमा फिरा के पूछने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा आंसर सेम रहेगा, कुछ अलग नहीं रहेगा। The sort of fun you get from a country bus in Somerset or Spain, but it gives you a superficial sense of drama. मतलब आप अगर कोई इतनी तेज गति वाला वाहन अगर आप यूज करते हो तो पर आपका समय बच जाता है, but it gives you superficial sense of drama, लेकिन ये आपको खाली ऊपर ऊपर का मजा देता है ना। असल मायने में जो मजा मिलना चाहिए ट्रेवलिंग का वो नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट वन, मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम टेंड टू फॉलो द पेस ऑफ मशीन्स, है ना। हमें मशीनों के पीछे ना अपने बुद्धि को उतना भी नहीं लगा देना चाहिए ताकि हम अपने एंजॉयमेंट को भूल जाए। नेक्स्ट वन, पीपल नाउअडेज, आजकल के जमाने में जो लोग हैं जो सोचते हैं कैसा, देन एंशिएंट टाइम्स, मतलब क्या सोचते हैं? पीपल सोचते हैं फास्टर की, लॉन्गर की, स्लो। अपने आप को आज के जमाने में लोग हमेशा फास्ट ही सोचते हैं, ओके। पहले पुराने प्राचीन समय के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आज के जमाने के लोग कहीं ज्यादा तेज सोचते हैं। नेक्स्ट वन, इन द पेस फॉर लिविंग डैश मेजर्स द मेंटल स्पीड ऑफ अ पर्सन। वो क्या होता है? तो वो इंटेलिजेंट टेस्ट होता है जिससे पता चलता है कि एक इंसान का मेंटल स्पीड क्या है ना। नेक्स्ट वन, स्लो थिंकर्स आर हैंडीकैप्ड। सोच जो थोड़ा स्लो रखते हैं, तो स्लो सोचने वाले जो लोग हैं अपने आप को अपंग मानते हैं। इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग, इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग, है ना, जीवन यापन करने में। गेटिंग अ लिविंग बोलने का मतलब जीवन यापन करना।
नेक्स्ट वन, हु डिडंट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ, कौन है जिसको, है ना, बदलते समय के साथ मतलब कि अपने आप को फास्ट करना अच्छा लगता था, मतलब नापसंद नहीं था, तो वो कौन थे, वो ऑथर थे। ओके, दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट, वे लोग जो फास्ट नहीं सोचते हैं, इन डैश नाउअडेज मे नॉट गेट अनदर चांस, उनको दूसरा मौका नहीं मिलता है। ओके, उनको दूसरा मौका नहीं मिलता है। द टाउन, द हाई स्ट्रीट, डबलिन की लंदन, तो इन द हाई स्ट्रीट नाउ, है ना, जो आज के जमाने में तेज गति में नहीं सोचते हैं, उनको दूसरा मौका नहीं मिलता है। ओके, द हीरो इज गोइंग टू फॉल इन लव विद द गर्ल्स इन दैट ऑर्डर, वो जो सिनेमा में जो लड़का था वो तीनों लड़कियों से प्यार करता था, वो क्रमशः कैसे प्यार करता था, तो हम कहेंगे BCA, मतलब पहले बी नाम की लड़की से, फिर सी नाम की लड़की से, फिर ए नाम की लड़की से, ऐसे, तो उसमें 3 लड़कियां थी। द कॉर्न मर्चेंट्स कंप्लेंट वाज सो ग्लोरियसली इरिलीवेंट, मतलब क्या था, राइटर ने कहा था कि वो जो कॉर्न मर्चेंट था उसके दिल में इतना ज्यादा, उसका दिल कमजोर था, वो चिंता से इतना घिरा हुआ था कि वो आज के जमाने के साथ में ना उसकी जो शिकायत थी ना वो बेकार थी, क्योंकि जमाने के साथ लोग आगे बढ़ रहे थे लेकिन वो पीछे था। तो ये शिकायत कैसी रही थी, ये शिकायत सुटेबल नहीं थी, इरिलीवेंट थी, मतलब बेतुका थी उसकी शिकायत। ओके, तो बच्चे इस चैप्टर से जितने बच्चे ऑब्जेक्टिव हो सकते थे, ऑब्जेक्टिव आपके सामने निकाल के रख दिया गया है, ताकि एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन पूछ दे, एक भी ऑब्जेक्टिव छूटना नहीं चाहिए आपका। ओके, तो बच्चे आज आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, इसका नोट्स बना करके, हो सके बच्चे तो कल तक इसका नोट्स बना करके आपको अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम ना हो। बाकी बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए आप बच्चे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को स्पेशली ज्यादा टाइम देकर उसको रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है, ताकि बच्चे सैटरडे को जब टेस्ट हो तो उसमें आपका मार्क्स अच्छा आ सके। क्योंकि इस बार सैटरडे को फिर टेस्ट होगा, इसमें आपके जो पोएट्री सेक्शन से चैप्टर पढ़ाए गए हैं वहां से भी क्वेश्चन रहेंगे, प्रोज सेक्शन से चैप्टर पढ़ाया गया है वहां से भी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। चलिए बच्चे मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।